हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है और हमारी 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के काम में एंगेज्ड है। अब फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की कि जो फार्मिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। जो फार्मिंग है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज़ कमर्शियल फार्मिंग। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जो हमारे हैं 2 सब टाइप हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में भी हमारे एक सब टाइप है, वो है हमारा प्लांटेशन। अब हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सिस्टेंस का मतलब है सर्वाइवल के लिए, मतलब खेती करना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब अपने खुद के सर्वाइवल के लिए जो है हम फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक छोटे से लैंड पर की जाती है। उसमें हमारे जितने भी प्रिमिटिव यानी कि हमारे जो पुराने टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हो, डाउ, डिगिंग स्टिक, ये सब हमारे पुराने ज़माने के टूल्स हैं। इन्हीं से हम खेती करते हैं। हम इसमें कोई मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं। हम जो है सिंपल इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंड रहते हैं और फर्टिलिटी के लिए कोई फर्टिलाइज़र मैन्योर का यूज़ ना करके हम नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड रहते हैं। अब जो हमारा ये जो है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका एक और नाम भी होता है, वो है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने पूरी लैंड के एक छोटे से पार्ट में से जो है जो अनवांटेड क्रॉप होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स रह जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, उसको जो है वो काटते हैं और फिर इसको जला देते हैं। और इसलिए जो है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है, क्योंकि स्लैश का मतलब काटना और बर्न का मतलब जला देना। और इसको जो है इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है कई जगहों पर दूसरे नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं उनको वहाँ पे झमिंग के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हमारा बेवार के नाम से, कहीं पे मिल्पा के नाम से, असम में हमारा पोडू के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है हमारे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेंसली पॉपुलेटेड जगहों पर जो है इसका ये जो खेती है वो की जाती है। लेबर जो है इंटेंसिव चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप है तो बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो है ये भी हम अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, लेकिन इसमें हम नेचुरल फर्टिलिटी और मानसून पर डिपेंड ना रहकर हम अपना फर्टिलाइज़र, बायोकेमिकल्स, मैन्योर्स ये सब यूज़ करते हैं। इरिगेशन भी हम अच्छे से करते हैं, मानसून पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब ये जो खेती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये इसीलिए भी की जाती है क्योंकि ये जो हमारा राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन का बढ़ जाना है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो अब जो बची कुची ज़मीन है उस पर निर्भर हो चुके हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। इसीलिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये हाई पॉपुलेशन एरियाज़ का। अब हमारी नेक्स्ट फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो है उसमें हम A1 क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करके, फॉर एग्जांपल हमारे HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो और उसको हम बेचकर जो है प्रॉफिट अर्न कर सके। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारा मोटिव नहीं था कि हम जो है प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में हमारा मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब हम बात करेंगे हमारे प्लांटेशन की, जो कि हमारी कमर्शियल फार्मिंग का सब टाइप है। जो प्लांटेशन है उसमें हमारी सिंगल क्रॉप जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो बहुत बड़े से लैंड पर जो है की जाती है। इसमें जो है इंटेंसिव लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जो काम होता है, अब क्योंकि एक लैंड पर एक पर्टिकुलर क्रॉप है और उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है प्लांटेशन हमारी टी,
कॉफ़ी, रबड़ ये सब उगाए जाते हैं, कॉटन उगाया जाता है। और जो टी है खासकर उसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें चाय की पत्तियाँ तोड़नी पड़ती है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है। उसमें हम प्लांटेशन में हम हाई लेवल इनपुट्स जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, और इरिगेशन भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नीड्स गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, यानी कि अब इस प्लांटेशन क्रॉप को जो है मार्केट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो इस प्लांटेशन में जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों की ज़रूरत भी पड़ती है। अब ये तो था कि हम फार्मिंग किस किस तरीके से करते हैं। अब बात आती है कि वो सीजन्स जिनमें हम खेती कर सकते हैं। सो जो इंडिया है उसके 3 क्रॉपिंग सीजन्स है। फर्स्ट सीज़न इज़ रबी सीज़न, सेकंड इज़ खरीफ सीज़न एंड थर्ड इज़ ज़ैद सीज़न। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रबी सीज़न की। सो जो हमारा रबी क्रॉप्स है वो हमारे विंटर के ऑनसेट में जो है मतलब बीज जो है वो विंटर के ऑनसेट में बो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में हमारे जो बीज हैं वो बो दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद समर तक जो है हमारे वो हार्वेस्ट होने लायक हो जाती है हमारी वो क्रॉप। सो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अप्रैल टू जून तक वो तैयार हो जाती है और हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी क्रॉप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। अब बात आती है कि रबी क्रॉप्स उगाई कहाँ पर जाती हैं। सो इसमें हमारे बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्रॉप इज़ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो है वो हमारे मानसून के ऑनसेट में लगा दिए जाते हैं। बारिश के आने से पहले जो है बीज बो दिए जाते हैं, यानी कि हमारे मई टू जुलाई तक जो है बीज बो दिए जाते हैं। सेकेंड इज़ हमारा हार्वेस्टेड, यानी कि हार्वेस्ट कब होता है। हार्वेस्ट जो है हमारा समर तक हो जाता है, सितंबर टू अक्टूबर तक ही हमारा हार्वेस्ट भी हो जाता है। इसमें हमारी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। इसमें आते हैं हमारा राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी हमें मूंगफली। और ये कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। अब बात आती है हमारे थर्ड सीज़न की, जो है हमारा ज़ैद सीज़न, यानी कि जो हमारी ज़ैद सीज़न है उसमें हमारी कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है, हमारी ज़ैद क्रॉप्स। अब जो हमारा खरीफ सीज़न के से लेकर और रबी सीज़न के बीच का जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें हम हमारी ज़ैद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यानी हम मार्च टू जून में जो है जब हमारी लैंड खाली होती है तो हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। अब इसमें हमारी कौन सी क्रॉप्स आती हैं। इसमें आता है हमारा कुछ भी आ सकता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स जितनी भी होते हैं। फॉडर क्रॉप्स भी, फॉडर क्रॉप्स का मतलब हमारे जो गाय भैंस बैल बकरी हैं उनके लिए जो चारे वाली क्रॉप्स होती हैं हम वो भी उगा सकते हैं। अब जो है हम अपनी मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइस की। राइस जो है वो हमारा स्टेपल फूड है और खरीफ क्रॉप है, यानी कि हमारे ऑनसेट ऑफ मानसून तक जो है बीज बो दिए जाते हैं, फिर हमारा सितंबर टू अक्टूबर तक हमारा हार्वेस्ट भी हो जाता है। इंडिया जो है चावल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। राइस जो है हमारा उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि उसको 25 से 30 तक जो है उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है। कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर उगाई जाती है। और जहाँ पर जो है अब क्योंकि से अभी हमने बताया कि 100 सेंटीमीटर को बारिश चाहिए होती है, लेकिन अगर एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमें राइस की खेती करनी है लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं है, सो तो उसको जो है ग्रो करने के लिए हमें इरिगेशन करना पड़ेगा, वो भी खूब सारा। नेक्स्ट क्रॉप इज़ वीट। राइस के बाद हम पढ़ रहे हैं वीट। सो वीट जो है वो हमारी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, रबी क्रॉप है, यानी इसको जो है ऑनसेट ऑफ विंटर में जो है सो कर दिए जाते हैं इसके बीज। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। वैसे तो ये पूरे जितना भी टाइम ये खेतों में खड़ा रहता है तब तक इसको थोड़ा ठंडा सीज़न चाहिए होता है, लेकिन जब हार्वेस्ट करने का टाइम होता है तो इसे थोड़ी ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है फूलने फलने के लिए। रेनफॉल जो है इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चाहिए होती है, 50 to 75 सेंटीमीटर।
जो हमारे वेट ग्रोइंग रीजन है उसमें आता है हमारा गंगा सतलुज प्लेन्स, ब्लैक सॉइल रीजन यानी कि जहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करता है। कुछ स्टेट्स हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्रॉप इज़ मिलेट्स। मिलेट्स जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। जो हमारे मिलेट्स होते हैं उनको हम कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं और थोड़े दरदरे होते हैं, खुरदरे से होते हैं और इनमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है हमारे मिलेट्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रागी की। रागी जो है उसमें आयरन, कैल्शियम और रफेज तीनों ही हमारे जो हैं पाए जाते हैं। ड्राई रीजन क्रॉप है और हमारे हर तरह के सॉइल पे जो है वैसे उग जाती है। रेड सॉइल पे भी, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, इन सब पे हमारी जो रागी है वो ग्रो कर जाती है। कौन कौन से स्टेट्स में की जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। अब बात आती है हमारे ज्वार की। ज्वार जो है हमारा 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। अब ये जो है इसको थोड़ी ज़्यादा बारिश चाहिए होती है यानी रेनफेड क्रॉप है और हमारी मॉइस्ट एरियाज़ में ग्रो की जाती है, यानी थोड़ी जहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा अच्छा होता है वहाँ पे ग्रो की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ बाजरा। बाजरा जो है वो हमारे गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है और हमारी सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल पर ग्रो कर लेता है। नेक्स्ट इज़ मेज़। मेज़ यानी मक्का। जो हमारे मेज़ है वो हमारी फूड एंड फॉडर दोनों तरह की क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी हमारे ह्यूमंस के खाने के लिए भी और गाय भैंसों के चारों के लिए भी। खरीफ क्रॉप है यानी इसको पानी चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा। हमारी ये बंगर सॉइल पे जो है ग्रो कर जाती है। हमारी जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो हमारी बंगर सॉइल है, उस पर ये ग्रो कर जाता है। लेकिन इसमें जो है हमें मॉडर्न इनपुट्स की ज़रूरत होती है। हमारे फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, इरिगेशन करना पड़ता है। और स्टेट्स जहाँ पर ग्रो की जाती है वो है हमारे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ पल्सेस। इंडिया जो है वो हमारा पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पूरी दुनिया में, यानी प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा ही करता है और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया ही करता है। जो पल्सेस है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है और ये क्रॉप रोटेशन मेथड से ग्रो की जाती है। नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, यानी कि इसको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता और बल्कि ये जो ड्राई रीजन्स में भी जो है ग्रो कर जाती है। और पल्सेस को लगाने से हमें एक फ़ायदा और होता है कि ये जो हमारे सॉइल फर्टिलिटी को एक्सट्रैक्ट करने के बजाय इसमें और अच्छे से सॉइल फर्टिलिटी जो है जनरेट कर देती है। और कैसे करती है? नाइट्रोजन फिक्स करके, हमारे एयर में से जो है नाइट्रोजन लेके और उसको फिक्स कर देती है। कौन कौन सी पल्सेस आ सकती है इसमें? हमारी सारी ही आ सकती है, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम एक्सेट्रा। और कहाँ कहाँ पर जो है इसको ग्रो किया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। अब ये तो थी हमारी जो मेजर क्रॉप्स थी। अब हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स की। सबसे पहले हम बात करें शुगर केन यानी हमारा गन्ना। जो शुगर केन है यानी जो हमारा गन्ना है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरह की क्रॉप है और ये किसी भी तरह की सॉइल पे जो है ग्रो कर सकती है, ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। और इसमें मैनुअल लेबर जो है बहुत चाहिए होता है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, बीज बोने से लेकर फसल कटने तक जो है इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर चाहिए होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल भी इसको 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इंडिया जो है फिर से सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर केन से हमारा क्या क्या बनता है? शुगर सबसे बड़ी, चीनी जो है शुगर केन से बनती है, हमारा जैगरी, खंडासरी, मोलासिस। जैगरी मतलब गुड़। और कहाँ कहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन होता है? हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हमारे ऑयल सीड्स की, यानी कि वो सीड्स जिनसे हम तेल निकालते हैं, यानी कि जिन सीड्स से हमारा ऑयल बनता है। अब जितनी भी हमारी क्रॉप्स जो है हमारी कंट्री में ग्रो की जाती है उनमें से 12% हिस्सा जो है हमारे ऑयल सीड्स का है। इसमें हमारे कोई भी सीड्स आ सकते हैं। हमारा ग्राउंड नट जो हमारा खरीफ क्रॉप है और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
कोकोनट ऑयल हम लगाते भी होंगे, सीसेमम ऑयल, कैस्टर सीड्स जो हैं, और जो हमारा ऑयल है, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उनसे हम तेल निकालते हैं और उससे हम फूड भी बनाते हैं अपना। बहुत लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस। प्रोडक्शन ऑफ सोप्स में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में जो है हमारे ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं हमारी टी की, यानी हमारी चाय की। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी चाहिए और थोड़ा नर्म गर्म सा, थोड़ा, और पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर जो है कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा या फिर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पूरे साल तक बल्कि से बिल्कुल वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल में ही ग्रो करता है, ह्यूमस जो होना चाहिए उस सॉइल में अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा भी उसमें अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी जो चाय है वो ग्रो करेगी। लेबर जो है इसमें बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें हमें चाय की पत्तियाँ तोड़नी पड़ती, और चाय की पत्तियाँ तोड़ने में वो भी इतने बड़े लैंड पर जो है बहुत बच्चों का काम थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी होगा। अब कौन कौन से स्टेट्स में किए जाते हैं? हमारा असम, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग तो फेमस है चाय के लिए, फिर हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। कॉफ़ी की बात करते हैं अब हम। जो इंडिया की कॉफ़ी है वो पूरे दुनिया में जो है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी फ्रॉम यमन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इज़ इन ग्रेट डिमांड, यानी कि जो हमारी कॉफ़ी है ये हमने यमन से जो है, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमारे यमन से आया था। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। यानी कि जो हमारी कॉफ़ी का कल्टीवेशन है वो हमारे सबसे पहला है बाबा बुडान हिल्स में, और अब तो हम वहीं पे भी कर लेते हैं, हमारा कर्नाटक में नीलगिरी में कर लेते हैं, केरला में कर लेते हैं, तमिलनाडु में कर लेते हैं। अब बात आती है हमारे हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर का मतलब ऐसा कल्टीवेशन जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही ग्रो कर लेते हैं। इंडिया अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इसमें हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पी यानी हमारा मटर, कॉलीफ्लावर यानी हमारा गोभी, अनियन यानी हमारा प्याज, कैबेज यानी हमारा पत्ता गोभी, टमाटो यानी हमारा टमाटर, ब्रिंजल यानी हमारा बैंगन, और पोटैटो यानी हमारा आलू। इनको जो है ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, लेस टाइम में ही हमारा ग्रो कर जाती हैं। और वेजिटेबल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था ज़्यादा सीज़न में ग्रो करती है, और जो सीरियल्स होते हैं वो हमारे रबी और खरीफ दोनों ही सीज़न में ग्रो करते हैं। अब नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी फूड क्रॉप्स नहीं हैं जिनको हम खा नहीं सकते। आप पहला आता है हमारा रबड़ जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मतलब हमारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल हमें टी शर्ट बनानी है, कॉटन की टी शर्ट बनानी है, तो अब जो कॉटन है वो तो हमारा खेत से आएगा ना। और ऐसे ही अगर हमें रबड़ का कुछ बनाना है, सो रबड़ जो है वो तो हमारे यहीं से आएगी ना, हमारे खेत में रबड़ उगेगी, ग्रो करेगी, तभी जाके तो वो इंडस्ट्रीज़ में पहुंचेगी। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, क्योंकि रबड़ की जो है हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। रेनफॉल जो है इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हमारा 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए होती है। मॉइस्चर जो है इसको चाहिए होता है एनवायरनमेंट में। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए होता है। केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनमें अच्छा ग्रो करती है हमारी रबर। फाइबर क्रॉप की अब हम बात करते हैं, हमें कपड़ों वाली जिन क्रॉप से हमारे कपड़े बनते हैं। इसमें हमारा आता है कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। अब जो हमारा कॉटन, जूट और हेम्प है ये तो हम अपनी सॉइल में ग्रो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा सिल्क है उसको हम सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते। जो सिल्क है उसको हमें कुकुन से ऑब्टेन करना पड़ता है। जो हमारे कुकुन होते हैं वो हमारे स्पेशली जो मलबेरी यानी हमारे जो शहतूत के पेड़ होते हैं ना, उस पर बहुत पाए जाते हैं हमारे कुकुन्स, और फिर वहीं से जो उनको जो है हम इकट्ठा करके उनसे, वैसे ना जो हमारे कुकुन्स होते हैं हमारे मलबेरी की लीव्स खाते हैं, उनकी जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है ना उनको खा के वो अपना पेट भरते हैं, और फिर उन्हीं कुकुन्स को जो है हम सिल्क ऑब्टेन करने के लिए वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं कि
रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नॉन एज सेरिकल्चर, यानी कि जब हम कोकून से जो है सिल्क यानी हमारे जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनसे हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिल्क फाइबर जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। इसको याद कर लेना, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्रॉप इज़ कॉटन क्रॉप। कॉटन खरीफ क्रॉप है, ब्लैक सॉइल में अच्छा ग्रो करती है। आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ के आते हो, हमारा ब्लैक सॉइल तो कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाइट रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, इसे हाई टेम्परेचर चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए, यानी पानी की मात्रा इसे बिल्कुल नहीं चाहिए, पानी तो अपने पास ही रखो भैया। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है हमारी? महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, यूपी एक्सेट्रा। जूट, सबसे पहला क्वेश्चन, जूट का दूसरा नाम क्या है हमारा? दी गोल्डन फाइबर, क्योंकि गोल्ड कलर का होता है सो गोल्डन, और फाइबर है सो फाइबर, दी गोल्डन फाइबर। जिसको टेम्परेचर चाहिए होता है वो जब तक ही ग्रो करता है तब तक इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। सॉइल, जिसको सॉइल चाहिए होती है उसको फर्टाइल चाहिए होती है, मतलब अच्छी खासी सॉइल चाहिए होती है जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो। फिर स्टेट्स कहाँ पर ग्रो की जाती है? हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब में। लेकिन जब हमारा जूट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सो सिंथेटिक फाइबर जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो उनमें इतना ज़्यादा लेबर नहीं लगता है और वो सस्ते भी होते हैं। उसकी वजह से जो जूट है इन कंपैरिजन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ये महंगा होता है। सो इसकी हाई कॉस्ट की वजह से जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ज़्यादा बिकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हमारा जूट। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।